राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक आत्मा के बदले की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार में किसान के 5 बेटे थे और एक बेटी थी। और किसान पति पत्नी अपने बच्चों का अच्छे से लालन पोषण करते थे। और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। किसान ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और समय से उनका विवाह कर दिया। लड़की की शादी कर दी, वो अपने ससुराल विदा हो गई और अपने बेटों की भी शादी कर दी। पूरा परिवार एक साथ रहता था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही हैं। इसलिए किसान के बेटों की बहुओं में आपस में नहीं बनती थी। किसान का जो छोटा बेटा था प्रशांत, उसने गांव से थोड़ी दूर ही एक अलग प्लॉट ले लिया था और उसी पर उसने अपना मकान बना लिया था। उसका सोचना था कि गांव से थोड़ी दूर रहेंगे तो परिवार में प्यार बना रहेगा और परिवार की रोज की जो चिकचिकबाजी खत्म हो जाएगी। प्रशांत एक कंपनी में मैनेजर था, इसलिए उन्होंने मकान बना लिया और अपने मकान में रहने चले गए। रीता एक दिन प्रशांत से कहने लगी, प्रशांत, जो ये गांव के लोग हैं और जो पड़ोसी हैं वो मेरे को बता रहे थे कि जो बगल वाला गांव है और जहां पर हमने ये प्लॉट लेकर घर बनाया है, ये जो इस गांव के खेत हुआ करते थे। और ये भी कहते हैं और सभी जानते भी हैं कि गांव वाले अपने घर वालों को जिनकी मृत्यु हो जाती थी ज्यादातर इन्हीं खेतों पर जलाते थे जहां उनके खेत होते थे, ताकि अपने खेतों पर ही अपने बड़े बुजुर्गों को स्थान दे सकें। रीता जब अपने पति से कह रही थी तो उसका पति कहने लगा, तो अब तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ मुझे समझाओ। रीता कहने लगी, देखो प्रशांत, तुमने ये प्लॉट 2 साल पहले ही ले लिया था और अब तुमने यहाँ मकान भी बनवा लिया। तुम तो बाहर रहते हो, मुझे यहाँ रहना होता है। प्रशांत बोला, गौर से देखो अपने चारों तरफ, यहाँ हर तरफ मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। ये कोई वीरान जगह नहीं है। तुम तो बेकार ही डर रही हो। रही बात पड़ोसियों की, तो वो तो चाहते ही हैं कि हम ये मकान उन्हें बेचकर यहाँ से चले जाएं। रीता कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। जब तुम शहर से बाहर जाओगे तो मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आना, और जब तुम शहर से आओगे तो मुझे लेते आना। प्रशांत बोला, ठीक है, ऐसा ही करूँगा, अब चलें, अंदर चलो। और रीता कहने लगी, ठीक है, और उसने अपनी बेटी को भी अंदर बुला लिया। जो प्रशांत था वह एक कंपनी में मैनेजर था और रीता उसकी पत्नी। दोनों की 2 साल की बेटी थी सृष्टि। प्रशांत एक कंपनी में मैनेजर था, इसलिए उसे कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता था। दोनों की 2 साल की बेटी सृष्टि थी और जो रीता थी उसका ससुराल भी ज़्यादा दूर नहीं था और मायका भी दूर नहीं था। इसी चिकचिक से दूर बचने के लिए तो प्रशांत ने अलग मकान बनाया था और आज उस मकान में वह कुछ दिन से रहने आया था। और जब रात में खाना खाकर सब सो गए तो प्रशांत को लगा कि कुछ आवाज आ रही है। उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। बगल में रीता और जो सृष्टि गहरी नींद में सो रहे थे। करवट बदलकर प्रशांत ने भी सोने की कोशिश की। अभी उसकी आंख ही लगी होगी कि कुछ भारी सा कुछ सरकने की आवाज आई। इस बार प्रशांत जग तो गया पर हिला नहीं। उसको एहसास हुआ जैसे कि छत पर से कोई आवाज आ रही है। आवाज अलग अलग तरह की थी, कुछ गिरने की, कभी कुछ सरकने की, कभी लोहे के दरवाजे खटकने की। फिर प्रशांत सो गया। सुबह उठा, दिन भर जो अड़ोसी पड़ोसियों के जो लोग थे उनसे मिला, जान पहचान की, मगर रात वाली घटना का जिक्र उसने ना तो अपनी पत्नी से किया और ना ही किसी और से। अगली रात को जब वह सोया तो 2 बजे फिर वही आवाजें आने लगी। इस बार वह जगा, उठा ही था कि रीता जग गई और बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? प्रशांत कहने लगा, अरे नहीं, वो तो बस आंख खुल गई, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा थोड़ी देर में। और रीता तो सो गई, मगर प्रशांत
जो थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। एक दिन पड़ोसन जो थी वह ऐसे ही घुल मिल गई थी और आपसी जान पहचान बढ़ाने के लिए वह रीता के घर पर आई। रीता और प्रशांत घर पर ही थे। रीता उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी तो प्रशांत उनसे बातें करने लगा। बातें चल निकली और ऐसे ही बातों बातों में उसने बताया कि छत पर तरह तरह की आवाज आती है। तो वो पड़ोसन कहने लगी, अरे भाई साहब, यहाँ तो ऐसा ही होता है। बगल का भी अपनी छत पर चले तो ऐसे लगता है हमारी छत पर चल रहा है। और लोहे के दरवाजे तो सबके यहाँ लगे ही हैं, छत पर वो तो हवा से हिल जाते होंगे। प्रशांत बोला, हाँ भाभी जी, ऐसा ही होगा और क्या है। अगली रात प्रशांत ने खुद को समझा लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो यह सब मानता भी नहीं है। रीता ने ही उसके दिमाग में यह बात डाल दी थी। और आवाजों का क्या है, वो तो आती रहती हैं, हवा चलती है और टकराती है तो आवाज तो होगी ही। प्रशांत अब निश्चिंत होकर सो गया। अचानक ऐसा लगा जैसे छत पर किसी ने बहुत सारे कंचे फैला दिए हों और छन छन की आवाज आई। प्रशांत की आंख खुली और उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फिर उसने रीता की तरफ देखा, वो नींद में थी। प्रशांत को फिर वही तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। वो सोचने लगा, मुझे देखना चाहिए आखिर ये आवाजें आती कहाँ से हैं। वो उठा और छत वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। छत के रास्ते का दरवाजा खोलने से पहले उसने सोचा कि खिड़की से झांकना ठीक रहेगा। उसने जैसे ही खिड़की से झांका तो उसने देखा कि गली के कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर उसे लगा कि खिड़की से उसने कुछ देखा है और गौर नहीं किया। वो दरवाजे को न खोलकर फिर धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ा और इस बार उसने बिना खिड़की खोले ही खिड़की के करीब जाकर जो खिड़की का कांच था उससे बाहर देखने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो देखते ही रह गया कि खिड़की के उस तरफ एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा टोपी लगाए और काले कपड़े पहने एक ही स्थान पर गोल गोल घूम रहा था। प्रशांत ने ऐसा नजारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसको तो काटो तो खून नहीं। उसने समय देखा तो रात के 2:20 हो रहे थे और वो बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों से अभी भी गोल गोल घूम रहा था। प्रशांत तो पसीने पसीने हो गया। तभी प्रशांत को लगा कि पीछे कोई खड़ा है और वो अंदर से कांप गया। झटके से पीछे मुड़ा तो देखा रीता खड़ी है और वो बोला, रीता, तुम कब आई? रीता कहने लगी, अभी अभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये इतना पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है? प्रशांत कहने लगा, अरे कुछ नहीं, वो जरा सा बेचैनी सी लग रही थी तो इधर आ गया। रीता कहने लगी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तो प्रशांत कहने लगा कि मैं ठीक हूँ, जाओ तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रीता कहने लगी कि नहीं, तुम भी चलो मेरे साथ, और प्रशांत को लेकर चल दी। चलते चलते प्रशांत ने खिड़की की तरफ मुड़कर देखा तो वो बच्चा बाहर की तरफ से खिड़की से लगभग चिपका हुआ उसकी तरफ ही देखता सा हुआ दिखाई दे रहा था। प्रशांत बिस्तर पर आकर लेट गया और अनेकों विचार और डर उसके अंदर चल रहे थे। वो रात भर करवटें बदलता रहा और कुछ ना कुछ सोचता रहा, परंतु जब वह सुबह उठा और उसी जगह गया जहां वो बच्चा घूम रहा था तो वहां कुछ भी नहीं था। वो काफी देर खड़ा रहा और वहां और सोचा कि जो कुछ मैंने रात में देखा क्या वो सपना था या मेरा वहम था। लेकिन वहम तो नहीं हो सकता, पर मुझे आज रात फिर से एक बार और इसको देखना और समझना होगा कि ये भी तो हो सकता है कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो रीता को कुछ नहीं बताएगा और खुद ही आज रात देखेगा कि आखिर यह माजरा क्या है। उस रात प्रशांत जल्दी सो गया। प्रशांत गहरी नींद में था कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो उठकर बैठा, उसे लगा कि सृष्टि रो रही है। उसने अपनी बगल में देखा तो रीता और सृष्टि दोनों सो रही थी।
घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। आवाज अभी भी हल्की हल्की आ रही थी। वो उठा और लॉबी तक गया। आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए खिड़की की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह खिड़की की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे आवाज तेज होती जा रही थी। उसने खिड़की से पर्दा हटाया और बाहर झांका। गली में एक कुत्ते की तरफ देखकर जो देखा तो वे लगातार भौंक रहे थे। उसने उस तरफ देखा तो सकपका गया। सामने वाले मकान की छत पर एक औरत सूट सलवार में एक छोटे से बच्चे को अपने दोनों हाथों से हवा में उठाए मुंडेर पर खड़ी थी और बच्चा रोए जा रहा था। वो चीखना चाह रहा था पर उसकी तो आवाज ही नहीं निकली। प्रशांत ने फिर कोशिश की कि वह कुछ बोले, लेकिन फिर भी उसकी आवाज नहीं निकली। वो दरवाजा खोलकर बाहर गया और बाहर आकर उस औरत को रोकने की कोशिश की, मगर यह क्या, वो तो बालकनी में खड़ा था और सामने कोई औरत भी नहीं थी। पूरी गली सुनसान थी। कुत्ते भी सड़क पर घूम रहे थे। उसने चारों तरफ झांक कर देखा, मगर हर तरफ शांति ही शांति थी। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। तभी छत पर दरवाजा था, उसके खटकने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह ऊपर की ओर हौले हौले जो बढ़ने लगा और दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि दरवाजा तो बंद है। धीरे से उसने दरवाजा खोला और छत पर आ गया। समय देखा तो 2:20 थे। पूरी छत पर धीरे धीरे घूमता रहा। हवा अच्छी चल रही थी। अपने सामने वाले मकान को एक बार फिर देखने लगा और फिर उसको जो अपने पैरों की तरफ एक परछाई सी नजर आई, जो किसी औरत की थी। औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। प्रशांत अंदर तक हिल गया और डरते डरते पीछे मुड़ता है तो देखता है रीता खड़ी है। रीता कहने लगी, क्या कर रहे हो यहाँ? प्रशांत कहने लगा, कुछ नहीं, हवा अच्छी चल रही थी इसलिए ऊपर आ गया। रीता कहने लगी, इतनी रात गए ऊपर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? चलो नीचे चलो। प्रशांत कहने लगा, हाँ हाँ चलता हूँ, गुस्सा क्यों होती हो? रीता कहने लगी, तुम चलो, मैं दरवाजा लगा के आती हूँ, खुला रह जाएगा तो आवाज करेगा। प्रशांत कहने लगा, ठीक है, और वो नीचे आ गया। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रशांत बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा ही था और सोती हुई रीता को देख रहा था और वह बहुत ही हैरान था। उसके लिए तो यह स्वीकार करना ही असंभव सा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी छत से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और ऐसा लगा कि छत पर कोई उतर के आ रहा है। प्रशांत कभी छत वाले दरवाजे की तरफ देखता तो कभी सोती हुई रीता को। तभी रीता का मुख्य घर का जो दरवाजा था, दरवाजे से प्रवेश हुआ और वह कमरे के दरवाजे पर प्रबल को खड़ा देख वहीं से कहने लगी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम सो क्यों नहीं रहे? प्रशांत की पुतलियां खुली की खुली थी। वो कभी मुख्य दरवाजे से अपनी ओर आती हुई रीता को देखता तो कभी बिस्तर पर सोती हुई रीता को। जैसे ही मुख्य दरवाजे वाली रीता उसके करीब आई, बिस्तर वाली रीता धुआं सा बन के गायब हो गई। रीता उसके करीब आ चुकी थी और उसे हिलाते हुए बोली, चलो, यहाँ क्यों खड़े हो? प्रशांत धीरे से बिस्तर पर लेट गया। उसके लिए अब कुछ भी छिपाया बहम की स्थिति नहीं थी। आधी रात में वो बच्चा जो गोल गोल घूम रहा था, फिर औरत जो बच्चे को हवा में उठाए खड़ी थी, और अब ये रीता की हमशक्ल, सब कुछ सामान्य तो नहीं था। बात अब उसके घर के अंदर तक आ चुकी थी और अगर वो ये सब रीता को बताएगा तो रीता बुरी तरह से डर जाएगी। उस रात वो भगवान का नाम जपता रहा। वह सुबह जल्दी उठा और अपने पुराने घर के पास पहुंचा, क्योंकि वहां पर एक मंदिर था। उस मंदिर में एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे। वह उन पंडित जी से मिला और अपनी सारी समस्याएं बताई और कहा, महाराज कुछ उपाय बताइए। पंडित जी बोले, बेटा, तुम्हारी बातों से लगता है कि वहाँ एक नहीं 2 आत्मा हैं, पर कह नहीं सकते कि अच्छी हैं या बुरी।
तुम ऐसा करो, जो पास में शिव मंदिर है, थोड़ी दूर पर बड़ा पुराना मंदिर है, वहाँ के महात्मा से मिलो, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। प्रशांत बड़े वाले शिव मंदिर पर पहुंच गया और वहां पर महात्मा जी से मिला। महात्मा जी कहने लगे, आ गया तो? प्रशांत कहने लगा, बाबा आप जानते हैं मुझे? महात्मा जी कहने लगा, हाँ, तुझे भी और तेरे सारे कामों को भी, कि तेरा उद्देश्य क्या है। प्रशांत हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, महाराज मेरी मदद कीजिए। महात्मा जी कहने लगे, अवश्य करेंगे, हमें प्रयोजन तो समझते हैं, मगर बाकी बातें घटना स्थल पर चलकर ही समझ सकते हैं। प्रशांत कहने लगा, जी महाराज चलिए। महात्मा जी कहने लगे, आज नहीं बच्चा, परसों हम खुद आएंगे, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। प्रशांत कहने लगा, पर महाराज वो रोज मुझे किसी न किसी रूप में परेशान कर रही है। महात्मा जी कहने लगे, लो ये भभूति ले जा और अपने घर के पूजा स्थान में रख देना, ये पवित्र हवन की राख है। जब तक हम नहीं आते तेरे घर, कोई भी शैतान या बुरी नियत का जो शख्स तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जा निश्चिंत होकर, और हम परसों अवश्य आएंगे। प्रशांत कहने लगा, जी महाराज, और वह प्रणाम करके महाराज को और अपने घर को चला गया। प्रशांत जब घर आया तो दोपहर हो चुकी थी। रीता उसके पास आई और कहने लगी, तुम कहाँ हो सुबह से? फोन भी घर छोड़कर चले गए। प्रशांत कहने लगा, सब बताऊंगा, रुको अभी। हाथ मुंह धोकर पूजा स्थल की ओर गया और राख को बैग से निकालकर माथे से लगाकर वहीं रख दिया। रीता यह सब देख रही थी और कहने लगी, कुछ बताओगे, ये सब क्या चल रहा है? प्रशांत कहने लगा, बताता हूँ, सृष्टि कहाँ है? रीता कहने लगी, वो पड़ोसन भाभी के यहाँ खेलने गई है। प्रशांत कहने लगा, सुनो, डरना मत, और फिर पूरी बात बता देता है। रीता तो लगभग जो चीखते हुए कहने लगी, मतलब तुम मुझसे भी छिपा रहे थे? मतलब मैंने जो कुछ सुना वो सब सच था? मैं एक पल भी अब यहाँ नहीं रहूंगी प्रशांत, अब यहाँ और ना तुम्हें रहने दूंगी, चलो अभी यहाँ से। प्रशांत कहने लगे, अरे डर की कोई बात नहीं है, वो महात्मा जी ने जो भभूति भेजी है, ईश्वर पर विश्वास रखो। देखो मैंने अपनी सारी बचत इस मकान में लगा दी है। अगर हम इस तरह भाग जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे और हम इस मकान को बेच भी नहीं पाएंगे। रीता कहने लगी, तो क्या हम अपनी जान खतरे में डालेंगे? प्रशांत कहने लगा, मैं हूं ना, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। परसों महात्मा जी आ रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। रीता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह तो बस चुप हो गई। अब रात को रीता को तो नींद ही नहीं आई। प्रशांत तीसरे दिन भी सुबह सुबह महात्मा जी के जो प्रशांत के पास आ गए और उन्होंने पूरे घर को ठीक तरह से देखा और उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि यहाँ थोड़ा नहीं बहुत गलत है। उन्होंने प्रशांत से कहा, तुम रीता और अपनी बच्ची को अपने घर छोड़कर आओ, आज रात हम यहाँ पूजा करेंगे, ध्यान रहे ये बात किसी को पता नहीं चले। प्रशांत ने रीता को सब कुछ समझाया और उन दोनों को अपने घर छोड़कर खुद वापस आ गया। महात्मा जी बोले कि बेटा, आज रात जो यहाँ होगा उसका जिक्र तुम किसी से मत करना और ना ही घबराना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। घर के एक आदमी का पूजा में होना जरूरी है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मेरे हिसाब से इस घर में 2 आत्माएं हैं। आज रात हम पूजा करके उनसे संपर्क करेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अपनी इच्छा बताएंगी और हम उसे पूरी कर देंगे और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अगर दुष्ट आत्मा हुई तो कैद कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। महात्मा जी ने सारी तैयारी कर ली थी। पूजा रात के 12 बजे से प्रारंभ हुई। महात्मा जी अपने 4 चेलों और प्रशांत के साथ हवन कुंड में आहुतियां देने लगे। महात्मा जी ने सबके हाथों से मंत्रोच्चारण करते हुए धागा बांध दिया था। महात्मा जी ने सबसे कह रखा था, जब तक मैं न कहूं
पूजा रुकनी नहीं चाहिए, लगातार मंत्रों का उच्चारण चलता रहना चाहिए। आहुतियां होती रहीं और पूरा घर धुएं से भर गया। फिर भी पूजा चल रही थी और पूजा चलते चलते 2 बज गए। जैसे ही रात के 2 बजे छत पर रोज की तरह आवाजें आनी शुरू हो गईं। कभी कुछ गिरने की, कभी कुछ सरकने की। गली में बेहताशा कुत्ते भौंकने लगे। महात्मा जी पूरे दम से और जोर से पूजा कर रहे थे। अब माहौल एकदम बदलने लगा। तभी एक जोरदार आवाज से पूरा घर गूंज गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रशांत के साथ चारों चेले कांप गए और पूजा रोक दी। महात्मा जी अभी भी मंत्रों उच्चारण और आहुतियों में लगे हुए थे। सारे लोग घबरा गए, चारों तरफ देख रहे थे और वह गुर्राती सी आवाज फिर गूंजी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ प्रशांत, ये सब क्या नाटक लगा रखा है मेरे आने के वक्त पर? तुझे तो पता है ना, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। प्रशांत लगभग महात्मा जी के पीछे छिप गया और समझ चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, आज नहीं बचेगा। अचानक से घर के सारे दरवाजे हिलने लगे, बल्ब बंद और जलने लगे, लुबजुब करने लगे। माहौल और भयानक हो गया। आवाज इस बार भी बहुत भयानक रूप ले चुकी थी। फिर वह आवाज महात्मा जी से बोली, ओ बाबा, आंखें खोल और मेरा सामना कर। मुझ पर ये तेरे तंत्र मंत्र काम नहीं करेंगे। मैं अपनी मर्जी से आती हूँ और मर्जी से जाती हूँ। महात्मा जी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे बात करनी है तो सामने आ, वरना मुझे भी और तरीके आते हैं तेरे इलाज के। बहुत तेज हंसने की आवाज आने लगी और एकदम से फिर सन्नाटा छा गया। हवन की अग्नि बुझ गई, बल्ब लुबजुब कर उठे, दरवाजे भी हिलते हुए रुक गए। प्रशांत के कमरे में बहुत सा धुआं बाहर की तरफ चला गया। चारों चेले महात्मा जी के खड़े हो गए। सारे डर के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। हल्का धुआं तो छटा जैसे ही तो सलवार सूट वाली महिला और वो बच्चा साथ में खड़े थे। सब आश्चर्य से उसे देख रहे थे, कांप रहे थे। प्रशांत का तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था और वो तो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। और महात्मा जी के चारों चेले भी डर से एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े थे। महात्मा जी ने जब वो नजारा देखा तो वो भी घबरा गए और डर से वो कांच की बोतल जो उनके हाथ में थी वो छूट गई। बोतल छत पर गिरते ही टूट गई और वो औरत और बच्चा आजाद हो गए और हंसते हुए हवा में उड़ने लगे। सामने का नजारा इतना भयानक था कि सबकी हालत पतली हो चुकी थी। महात्मा जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिया और उस नजारे को बस आंखें फाड़ के देखे जा रहे थे। अगल बगल जितने भी घर थे, सबकी छतों पर अनेकों आत्माएं, बच्चे, बूढ़े, जवान हर तरह की हवा में घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था सब आश्चर्य से और खौफ से देखते रह गए। महात्मा जी के चारों चेले और महात्मा जी धुआं छटने पर उस महिला और बच्चे को साफ देख सकते थे। महात्मा जी के अलावा सारे लोग भौचक्के से एकटक उसे देख रहे थे और बहुत तेज घबरा रहे थे। महात्मा जी हाथ में कमंडल उठाते हुए बोले, बता कौन है तू? कोई आवाज नहीं आई। महात्मा जी फिर चीखे, जल्दी बोल, वरना तुझे और इस बच्चे को यहीं कैद कर लूंगा। औरत जो कि हवा में खड़ी थी जोर से बोली, मुझे कैद करोगे? और हंसने लगी। देखना चाहते हो मेरी ताकत? तो देखो। औरत ने हाथ का इशारा किया और महात्मा जी का एक चेला हवा में उछलता हुआ बुरी तरह सोफे पर औंधे मुंह गिरा और उसी अवस्था में पड़ा रह गया। फिर दूसरे चेले की ओर इशारा किया तो वो खिंचता हुआ औरत के पास तक पहुंच गया। औरत ने उसे गले से पकड़ा
और हवा में उठाया और जमीन पर दे मारा। वो भी वहीं बेहोश हो गया। अब उसने तीसरे की तरफ इशारा किया ही था कि महात्मा ने कमंडल से कुछ जल के छींटे उस पर फेंक कर मारे और वह बुरी तरह चीख पड़ी और अचेत सी हो गई। महात्मा जी ने अपने दोनों चेलों के मुंह पर भी जल के छींटे मारे तो उन दोनों को होश आ गया। महात्मा जी उस औरत के चारों तरफ घूमते हुए बोले, देख तू मुझे समझ नहीं पाई है, अब तक नादान है तू। मैं एक पल में तुझे मिटा सकता हूँ, मगर तेरा इस योनि में भटकना एक श्राप या इच्छा का पूरा ना होना है। तू हमें बता, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे तेरी और इस बच्चे की मुक्ति के लिए। महात्मा जी ने उसके चारों तरफ गोल घेरा बना दिया था। औरत जब तक संभलती तब तक महात्मा जी उस घेरे में उसे घेर चुके थे। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, घेरे से रंगीन सी आग निकलती और वह अंदर ही गिर पड़ी। औरत तड़पते हुए चीखते हुए बोली, क्या किया है यह तूने बाबा, तू मुझे कैद नहीं कर सकता। महात्मा जी कहने लगे, मैं तुझे कैद कर चुका हूँ, तेरी शक्ति उस पवित्र जल ने जो खत्म कर दी है और बाकी काम ये घेरा कर देगा। अब तू हमें अपनी समस्या बता, वरना जल्द ही सूर्य निकलने वाला है और तू जानती है फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे बोतल में कैद करके मैं तुझे किसी नदी में फिकवा दूंगा या शमशान में गड़वा दूंगा। औरत कहने लगी, तू चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि मेरी मदद सिर्फ यह प्रशांत कर सकता है, तभी मैं इसके घर आती रही अब तक। महात्मा जी कहने लगे, कैसी मदद और क्या कर सकता है प्रशांत तेरे लिए। औरत हंसने लगी और कहने लगी, अब कोई फायदा नहीं, अब तो वो सब जग गए हैं। जा प्रशांत, अपने घर की छत पर जा और नजारा देख ले। और हंसने लगी। महात्मा जी एकदम चौंक गए और तुरंत कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उस औरत और बच्चे को एक बोतल में कैद करने लगे। हवन वाला कपड़ा बोतल के मुंह पर कसकर बांध दिया और उसे लेकर छत की ओर बढ़ गए। आगे आगे महात्मा जी और पीछे पीछे बाकी सब। जैसे ही छत पर पहुंच, प्रशांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। चारों चेले भी डर के एक दूसरे से चिपके पड़े थे। महात्मा जी ने जब वो नजारा देखा तो वो भी घबरा गए और डर से वो कांच की बोतल उनके हाथ से छूट गई। बोतल छत पर गिरते ही उसका कांच टूट गया और वह औरत और बच्चा आजाद हो गए और हंसते हुए हवा में उड़ने लगे। सामने का नजारा इतना भयानक था कि सबकी हालत पतली हो चुकी थी। महात्मा जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। वे उस नजारे को बस आंखें फाड़ के देखे जा रहे थे। अगल बगल में जितने भी घर थे, सबकी छतों पर अनेकों आत्माएं, बच्चा, बूढ़े, जवान, हर तरह की आत्मा हवा में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में आत्माओं का कोई मेला लगा हो। कोई हंस रहा था, कोई उल्टे पांव चल रहा था। किसी का चेहरा भयानक था तो किसी के शरीर का कोई हिस्सा नहीं था। कहीं नवजात शिशु रो रहा था तो कोई बुढ़िया दर्द से चीख रही थी। जहां तक नजर आए वहां तक आत्मा ही आत्मा दिखाई दे रही थी। वो औरत और बच्चा ठीक महात्मा जी के सामने हवा में खड़े थे। महात्मा जी अभी मंत्र पढ़े जा रहे थे। चारों चेले और प्रशांत एक कोने में सिकुड़े हुए से खड़े थे। वह औरत कहने लगी, ओ बाबा, मंत्र बंद कर, ये मंत्र पढ़ना, ये उनके लिए हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। मैंने कुछ किया है अभी तक? महात्मा जी कहने लगे, देखो, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ आप सबका डेरा है, हम तो बस प्रशांत की मदद के लिए आ गए थे। वह औरत हंसने लगी और कहने लगी, डरो मत, तू सही है अपनी जगह पर, मगर तू बस अपने काम से काम रख, असली काम तो प्रशांत को ही करना है। महात्मा जी कहने लगे, मतलब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मुझे माफ कर दो। वह औरत कहने लगी, जा तो कोई नहीं सकता यहाँ से,
मगर तुम लोगों को हमारा काम करना होगा, हमारा मतलब हम सबका। और सारी आत्माएं जो छतों पर थीं, जो अब अलग अलग घूम रही थी, वो सब उस औरत के पीछे आकर खड़ी हो गई। महात्मा जी डर गए और सकपकाते हुए कहने लगे, कौन सा काम और क्या करना होगा हमें? औरत बोली, कल बताती हूँ। दिन में तुम कहीं भी रहना, मगर रात को 2 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक तुम 6 के 6 लोग मुझे यहीं चाहिए। अगर किसी ने भी कुछ भी अलग सोचने की भी कोशिश की तो याद रखना, हमारी सबकी नज़र हर पल तुम पर है। हम किसी भी वक्त तुम्हें खींचकर यहाँ तक ला सकते हैं। और हाँ, यहाँ हर तरह की आत्मा है, पुण्य आत्मा भी, दुष्ट आत्मा भी। तो कौन तुम्हें कैसे और किस तरह लाता है वो तुम समझ लेना। अब हम चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि 4 बजने वाले हैं, सूर्य निकलने वाला है। चलते हैं फिर, लेकिन डरना मत और ना ही इस घटना का जिक्र किसी से भी बाहर करना। और फिर वे सब आत्माएं गायब हो गईं। सारे लोग डरे सहमे से नीचे उतर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। एक चेला चिल्लाता हुआ कहता है, गुरुजी कहाँ फंसा दिए इस बार आपने। ये 1-2 नहीं, 100-200 आत्माएं हैं, कैसे निकलेंगे हम सब अब यहाँ से। महात्मा जी कहने लगे, तुम या मैं चाहें भी तो भी हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि अब हम उनके अधीन हैं। अब बस यही तरीका है कि जो वो चाहते हैं वो किया जाए, वरना कोई नहीं बचेगा। प्रशांत कहने लगा, आप इतने बड़े महात्मा हैं, कुछ तो रास्ता बताइए प्रभु। महात्मा जी प्रशांत से कहने लगे, मैं जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। जब वो सब यहाँ थीं तभी मैंने उनकी शक्तियों को महसूस कर लिया था। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और सारे लोग माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। सुबह हो चुकी थी, तभी प्रशांत बोला कि देखो, हम सबको जब सामना ही करना है तो हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। यही तरीका है कि अब हम डरना बंद करें और एकजुट होकर उनका सामना करें। बाकी देखते हैं क्या होता है। सभी लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ और खाना खाकर आराम कर लेते हैं, क्योंकि आज रात फिर उनका सामना करना है। एक चेला बोला, देखो भाई, ये तुम्हारा घर है, तुम ही झेलो उन्हें, हम तो निकल रहे हैं। प्रशांत कहने लगा, जाओ, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। बात अब मेरे घर की नहीं, हम सबकी उपस्थिति की है। वो औरत जो कह के गई है कि मुझे नहीं लगता, वे बेतुका था। बाकी आप सब आजाद हो, जो चाहे सो करो। वह चेला कहने लगा, हाँ हाँ, हम क्या डरते हैं किसी से। एक बार यहाँ से निकल जाएं, फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो सब। तभी महात्मा जी जोर से बोलते हैं, अरे मूर्ख, सब कुछ आंखों से देखकर जानकर अनदेखा मत कर। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहीं बैठे रहो। और जब मैं यहाँ से जाने की बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम क्यों अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। चेला कहने लगा, आप डरपोक हैं महात्मा जी, और आप बुरी तरह से डर गए हैं। मैं तो आपको गुरु बनाकर पछता रहा हूँ। जाइए, आप अपना देखिए और मुझे जाने दीजिए। अपना झोला उठाकर वह चेला बाहर की तरफ चलता है। महात्मा जी कहते हैं कि जग्गू मेरे बच्चे, मैं अगर रोक रहा हूं तो समझ इसे और मान ले मेरी बात, रुक जा। लेकिन जग्गू जो चेला था, उसका नाम था, वह कहने लगा, अरे जाओ, आप करो इंतजार उन भूतों का, खुद तो मरोगे, हमें भी मरवाओगे। और वह घर से बाहर चला गया। महात्मा जी कहने लगे, यह सही नहीं हुआ, जग्गू को जाना नहीं चाहिए था। और वे उदास हो गए। जैसे तैसे दिन बीत गया और रात आ गई। सब लोग तैयार थे और डरे हुए भी। प्रशांत कहने लगा, महात्मा जी, अब क्या हो सकता है उसका। महात्मा जी कहने लगे, क्या कह सकते हैं प्रशांत, ये तो वही बता पाएगी। प्रशांत कहने लगा, मगर आप तो ऐसी आत्माओं से मिलते रहते हैं
तो कुछ तो अंदाजा होगा। महात्मा जी कहने लगे, नहीं, ऐसी आत्माओं से आज तक मैं नहीं मिला हूं प्रशांत। मुझे जो इतनी शक्तिशाली होकर भी इतनी शालीन हो, जो इतनी बड़ी फौज लेकर भी खुद हमसे अकेले मिली हो, जो तुम्हें डरा नहीं रही, कुछ कहना चाह रही हो। प्रशांत कहने लगा, आप तो काफी कुछ समझ गए उनके बारे में। तभी महात्मा जी कहते हैं कि 2 बज चुके हैं और घर का दरवाजा खुला और वो औरत के साथ वही वाला बच्चा बॉल से खेलता हुआ आया और बोला, आप सबको माँ ऊपर बुला रही है, और खेलता हुआ वापस लौट गया। प्रशांत हकलाते हुए बोला, ये भूत का बच्चा ऐसे आता है जैसे जिंदा हो और सब कुछ सामान्य हो। महात्मा जी कहने लगे, चलो सब। आगे आगे महात्मा जी और पीछे पीछे सारे लोग छत की ओर चल देते हैं। छत पर वहीं वह औरत एक कोने में खड़ी थी और बच्चा पूरे आकाश में भाग भाग कर बॉल से खेल रहा था। सारे लोग डरे सहमे से औरत के पास आ गए। वह औरत कहने लगी, आ गए आप सब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना कि डरना बंद कीजिए। आप सब कितने समझदार लोग हैं जो इतनी जल्दी मेरी बात समझ गए। और एक बाबा जी, आपका वो चेला है जो बहुत समझाने पर भी समझने को तैयार नहीं है। कितना समझाया था आपने, लेकिन वह नहीं माना। आपने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माना। खैर कोई बात नहीं, अभी आता होगा वो भी। उसे लेने मैंने रमन को भेजा है। जानते हैं आप लोग रमन को? फिर वह हंसने लगी और कहने लगी, भला आप कैसे जानेंगे? तभी एक लंबा चौड़ा धोती कुर्ता पहने एक भूत वहां पर आया। उसके कंधे पर जग्गू लटका हुआ था। जग्गू को बुरी तरह से पीटा गया था। उसके मुंह से खून आ रहा था। तभी रमन कहने लगा उस औरत से, भाभी ले आया मैं इसे। वह औरत रमन से कहने लगी, इतना क्यों मारा इसे, बस लाने को कहा था ना। तो रमन कहने लगा, भाभी जी, जो भी आपकी बात नहीं मानेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। और जग्गू को हवा में फेंक देता है। जग्गू बेहोशी में हवा में लटक गया। वह औरत कहने लगी, तुम भी ना रमन, चलो अब इसको खत्म कर दो। महात्मा जी चीख पड़ते हैं, नहीं, वो बच्चा है, नादान है, माफ कर दो उसे। मैं उसकी जगह माफी मांगता हूँ, छोड़ दो उसे। वह औरत कहने लगी, रमन, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? और रमन आगे बढ़ता है और एक झटके में ही जग्गू की गर्दन पीछे मोड़ देता है। सबकी चीख निकल जाती है मगर रमन अभी रुका नहीं था। जग्गू की गर्दन को धड़ से उखाड़ लेता है और हवा में उछाल देता है। सारे लोग आंखें फाड़कर बस देखते रह जाते हैं। जग्गू का धड़ और गर्दन गायब हो चुके थे। महात्मा जी और चेलों की आंखों में आंसू आ गए। प्रशांत गुस्से में चीखते हुए बोला, मुझे क्या करना है बता दीजिए, पर इन सबको छोड़ दो। ये मेरी मदद के लिए यहाँ आए थे। तुझे तो मुझसे काम है ना, छोड़ दे इन सबको। वह औरत कहने लगी, हाँ, मुझे तुझसे ही काम है, मगर ये सबक सिखाना भी जरूरी था। आज की कक्षा खत्म हुई, जाओ तुम लोग, कल यहीं इसी वक्त फिर मिलना। और याद रखना, नियम वही है, रात को 2 से 4 बजे तक यहीं चाहिए पांचों मुझे, वरना रमन तो है ना। और वे गायब हो गए। सारे लोग नीचे आ गए। प्रशांत बिलक बिलक कर रोने लगा कि मेरी वजह से ही यह सब हुआ है। रीता ने बताया था कि यहाँ पर कुछ है, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी और आप सबको भी मैंने यहाँ फंसा दिया। महात्मा जी कहने लगे, प्रशांत, वो बुरी नहीं है, मगर जग्गू ने हमारी बात नहीं मानी, परिणाम तो भुगतना ही था। देखो कल क्या होता है। अगले दिन रीता का फोन आता है। रीता कहती है, क्या हो रहा है वहाँ पर, हमें यहाँ छोड़ गए, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पर? प्रशांत कहता है, हाँ रीता, सब कुछ ठीक है, बस 1-2 दिन की और पूजा है, बाकी फिर मैं आता हूँ। रीता कहती है, प्रशांत अपना ख्याल रखना। प्रशांत कहता है कि तुम भी और सृष्टि का भी। सृष्टि कैसी है?
तो रीता कहती है वो ठीक है। प्रशांत कहता है चलो बाद में बात करता हूँ। और रीता भी कहती है ठीक है। सारा दिन सब बातें करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। रात के 2 बजे से खुद से ही वे छत पर पहुंच जाते हैं। वह औरत प्रकट होती है उसी बच्चे के साथ। औरत कहने लगी, अरे वाह, आज सारे लोग समय पर, बहुत बढ़िया। चलो आज मैं तुमको अपना कार्य बताती हूँ, बैठ जाओ सारे लोग। सब डरे से बैठ जाते हैं। वह औरत बोलना शुरू करती है, बात आज से 30 साल पहले की है। जहाँ तुम लोग बैठे हो यहाँ पूरा एक खुशहाल गांव था। यहाँ हर कोई हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव का ही एक 25 साल का लड़का था, राघव। राघव बहुत पढ़ा लिखा था और इतना पढ़ने पर भी वो कभी शहर नहीं गया नौकरी की तलाश में। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। उसकी शादी मुझसे हुई थी और ये जो छोटू है ना, ये हमारा ही बच्चा था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, मगर गांव के ही एक जमींदार के बेटे ने एक दिन एक प्रस्ताव गांव वालों के आगे रख दिया। अगर हम ये सब अपनी जमीन बेच दें तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शहर बनेगा और हम सबको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मगर राघव को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मना कर दिया। उसके पीछे पीछे सारे गांव के लोगों ने मना कर दिया। जमींदार का लड़का जो राघव से चिढ़ गया मगर चुप रहा। उन्हीं दिनों प्रधानी के चुनाव आ गए थे। इस बार हमारे गांव में महिला सीट थी। जो पहले से प्रधान थे उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ी किया और राघव ने, जो मेरा पति था, उसने मेरा पर्चा भरवा दिया। मैं पढ़ी लिखी थी मगर प्रधानी में नहीं आना चाहती थी, पर राघव के समझाने से मैं राजी हो गई। राघव के प्रचार और व्यवहार का हमें बहुत फायदा मिला और मैं चुनाव जीत गई। सब लोग खुश थे, बस पहले प्रधान और जमींदार के बेटे के अलावा। मैं सबकी बातें सुनती और न्याय करती थी। राघव ये देखकर बहुत खुश था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहर से लौटते समय राघव की मौत हो गई तो मैं टूट गई, मगर मैंने जल्द ही खुद को संभाल लिया था, क्योंकि इस गांव की खुशहाली राघव का सपना थी और राघव ने ही नहीं रहा तो ना सही, लेकिन उसका सपना तो था। मैं और जोर शोर से गांव के लोगों की सेवा में लग गई। पर एक रात जमींदार और पूर्व प्रधान ने साजिश करके पूरे गांव को रात के 2 बजे आग लगा दी। कई घर जल गए। जो लोग जो मेरे पीछे खड़े देख रहे हो ना, वो सब उस आग में जिंदा जल गए थे। बाद में जब पूरा गांव अपनी जान बचाने में लगा था, तब जमींदार के बेटे और पूर्व प्रधान ने मुझे और छोटू को घर से उठवा लिया। मेरे ससुर और हमारे साथ रहने वाले मंगलू भी उस आग में जल गए थे। मुझे और छोटू को पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया गया था। गांव का वो भयानक नजारा, हर तरफ उठती चित्कार और आंखों में लिए मैं मर गई, पर मेरी मुक्ति नहीं हो सकी और न ही ये सब मुक्ति पा सके। सारे लोग वहां पर प्रकट हो गए थे। वह औरत फिर कहने लगी, पिछले 30 सालों में कितना कुछ बदल गया यहाँ। हमारे सामने हमारे मलबे हटाए गए, हमारी मौत को ट्रांसफार्मर की आग से दुर्घटना बता दिया गया, जमीनें बिकी और मकान बने। हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, मगर नहीं चाहते हुए भी कुछ हरकतें हो जाती थीं जिससे लोग डर जाते थे। हम भी सोचते इन सब का क्या कसूर है और किसी को कभी परेशान नहीं किया। मगर तुम प्रशांत, तुमने जब प्लॉट लेने यहाँ आए तो तब तुम्हें देखते ही हमें लगा कि अब हम सबको मुक्ति मिल जाएगी और हमारा अधूरा काम भी पूरा हो जाएगा। प्रशांत कहने लगा, कौन सा काम, क्या करना है मुझे? औरत कहने लगी, बदला लेना है तुम्हें हमारा, हम सभी निर्दोषों का। प्रशांत कहने लगा, बदला? मगर किससे?
वह औरत कहने लगी, प्रधान और उसके आदमियों को तो हम मार चुके हैं, पर जमींदार का वह लड़का हमसे आज तक बचा हुआ है। उसे तुम्हें खोजना है हमारे लिए और मारना है। प्रशांत चौंकते हुए कहने लगा, मारना है? मैंने तो आज तक किसी चींटी को भी नहीं मारा, आदमी को मैं कैसे मारूंगा? तो वह औरत कहने लगी, उसी के लिए तो महात्मा जी साथ हैं तुम्हारे, वे सब बता देंगे तुम्हें, बाकी बातें कल करते हैं। चलो छोटू। और वो कहती है कि रहे कोई भी, बस ये याद रखना जमीन हमारी है, और गायब हो जाती है। प्रशांत आश्चर्य में महात्मा जी की ओर देखता रह जाता है। उस औरत की बात कि जमीन से उसे कितना लगाव था, कितना उनका जब प्राण निकले तो उसी जमीन से उनका लगाव साथ गया जिससे उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। सारे लोग नीचे कमरे में आ गए और सोफे पर बैठ गए। प्रशांत अब आश्चर्य से महात्मा जी की ओर देख रहा था। महात्मा जी कहने लगे, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? प्रशांत कहने लगा, कुछ नहीं महात्मा जी। महात्मा जी कहने लगे, कोई जिज्ञासा हो मन में तो बताओ। प्रशांत कहने लगा, महात्मा जी, कभी कभी लगता है इस सब की जड़ आप ही हैं। आपने ही तो कहा था मैं सब संभाल लूंगा, और मैं आप पर भरोसा करके यहाँ पूजा करवाने लगा और ये सब हो गया। महात्मा जी कहने लगे, ज्यादा सोचो मत प्रशांत, अक्सर सोच क्रोध में बदल जाती है, और क्रोध हमसे वो सब काम करा देता है जो हम नहीं करना चाहते। यह सब नियति है बेटा। उस आत्मा ने कहा तो था कि वो आराम से रह रहे थे, मगर तुम्हें देखकर लगा कि उनका कार्य सिद्ध हो सकता है। प्रशांत कहने लगा, मगर मैं ही क्यों महाराज? महात्मा जी कहने लगे, सब विधि का विधान होता है बच्चे, हम तो बस कठपुतली हैं, कौन जाने कहाँ क्या रहस्य छिपा हुआ है। प्रशांत कहने लगा, चलिए आप लोग आराम कर लीजिए। अगली सुबह नीता से प्रशांत की बात होती है तो प्रशांत उसे जल्दी सब कुछ ठीक होने का दिलासा दे देता है। रात 2 बजे फिर सब लोग छत पर पहुंचते हैं। हवा में मंगलू और वह औरत खड़े हैं बस। प्रशांत कहता है, आज छोटू कहाँ है? तो वह औरत कहती है, अच्छा जी, डर खत्म हो गया, मतलब छोटू को पूछने लगे हो, अब लगाव हो गया क्या उससे? और वह हंसने लगी। प्रशांत कहने लगा, नहीं, वो आपके साथ ही रहता है ना, इसलिए पूछ लिया। वह औरत कहने लगी, कोई नहीं, वो कहीं खेल रहा होगा, तुम बताओ तुमने क्या सोचा है? प्रशांत कहने लगा, देखो मैं किसी को मारूंगा नहीं, इसके अलावा कोई भी काम आप मुझसे करा लीजिए। औरत कहने लगी, ठीक है, तुम मत मारो, तुम बस उस जमींदार के बेटे को यहाँ तक ले आओ, बाकी हम देख लेंगे। प्रशांत कहने लगा, अरे आप लोग इतने सारे हो और भूत भी हो, आप तो उसे कहीं भी मार सकते हो, मैं क्या करूं इसमें? वह औरत कहने लगी, हमारी शक्तियों का एक दायरा है जो इस गांव तक, मतलब कॉलोनी तक ही है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पूर्व प्रधान और उसके आदमी तो यहीं थे, तो हमने उन्हें निपटा दिया, मगर वो जमींदार का लड़का सजग हो गया था और यहाँ से भाग गया, तो अब तक बचा हुआ है हमसे। प्रशांत कहने लगा, फिर भी आप मुझसे 30 साल पहले की घटना बता रही हैं। अगर अब वो जब यह घटना घटी थी तब वह 25 साल का भी रहा होगा, तो कम से कम अब 55 साल का हो गया होगा। अधेड़ आदमी से अब क्या बदला लोगे तुम सब? वह औरत कहने लगी, सही कह रहे हो तुम, मगर तुमसे जितना कहा जाए उतना करो बस, तुम उसे यहाँ अपने घर तक ले आओ। प्रशांत कहने लगा, और तुम लोग यहाँ उसे मार दोगे तो मैं फंस जाऊंगा। वह औरत कहने लगी, चिंता मत करो, तुम पर कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। प्रशांत कहने लगा, और वो आदमी मुझे मिलेगा कहाँ? वह औरत कहने लगी, वह तो तुम्हें स्वयं खोजना होगा। प्रशांत कहने लगा, अच्छा, और एक बात, इस काम के लिए तुम सबने मुझे ही क्यों चुना? उस औरत ने कहा,
इसका जवाब भी तुम जल्दी ही खुद को दे दोगे। चलो काम पर लगो और कल मुझे बताना काम कहाँ तक पहुँचा है। और कहने लगी उस पुजारी से, हाँ बाबा, और चेले सब तुम्हारी मदद करेंगे। ये सब इसलिए हैं कि यहाँ ठीक हैं, कल मिलते हैं। नियम वही है। प्रशांत कहने लगा, हाँ पता है हमें, रात 2 से 4 हम 5 यहीं छत पर मिलेंगे, 5 के 5। औरत और मंगलू जोर से हंसते हुए गायब हो जाते हैं। कमरे में आकर प्रशांत बोले जा रहा था कि कैसे पता लगाऊं अब उस जमींदार के बेटे का। ना नाम बताया है और ना ही कुछ पता, कहाँ खोजूं उसे। महात्मा जी बोले, कुछ तो तरीका होगा प्रशांत, सोचो। प्रशांत अपने कमरे में गया और सोचते सोचते सो गया। प्रशांत सुबह उठा, काफी देर तक सोचता रहा और फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। प्रशांत के पीछे महात्मा जी और उनके चेले भी बैठ गए थे। प्रशांत ने अपने शहर को 30 साल पहले नेट पर खोजा और उस जगह को भी खोजा जहां वो आज रहते हैं। तभी महात्मा जी बोले, ये क्या कर रहे हो प्रशांत? तो प्रशांत कहने लगा, उस औरत ने वो घटना लगभग 30 साल पहले की बताई थी और इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें पूरा गांव जल गया और 150-200 आदमी मारे गए, लोग मारे गए। तो इसका जिक्र नेट पर जरूर होगा, वही खोज रहा हूँ महात्मा जी। महात्मा जी कहने लगा, अच्छा बेटा खोजो। प्रशांत काफी खोजबीन करता है और कुछ देर में उस घटना से जुड़ा एक लेख नेट पर उसे पा जाता है। लेख पढ़ता है तो उसमें गांव के आदमियों ने ट्रांसफार्मर से आग लगने की बात कही थी। आदमी वही पूर्व प्रधान है, मगर उसकी बातों में किसी श्रीनाथ का जिक्र था। श्रीनाथ ने भी ट्रांसफार्मर से ही आग लगने की बात को स्वीकारा था। बस इन्हीं 2 आदमियों का नाम था लेख में। प्रशांत बड़बड़ाने लगा, प्रधान मर चुका है और अब हमारी उम्मीद बस ये श्रीनाथ ही है। अगर ये श्रीनाथ मिल जाए तो जमींदार के बेटे का पता लग जाएगा, मगर हम महात्मा जी श्रीनाथ को कैसे खोजेंगे? प्रशांत फिर सोचने लगा और बोला, अगर किसी तरह तहसील से यहाँ तक का लोकल जितने भी श्रीनाथ हों उनकी खतूनी निकलवा सकें तो हमें श्रीनाथ की जानकारी मिल सकती है। मेरा एक दोस्त तहसीलदार है, मैं बात करता हूँ उससे। और प्रशांत फोन करता है, अपने दोस्त को बस इतना बताता है कि 30 साल पहले हमारे क्षेत्र में कोई श्रीनाथ था, उसकी जो जानकारी मिले तो जल्दी बता। उसका मित्र कहता है, यार रिकॉर्ड तो काफ़ी पुराना हो गया है, फिर भी मैं खोजता हूँ। प्रशांत कहता, देख ले भाई, बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे बाद प्रशांत के मित्र का फ़ोन आता है और वह कहता है, यार 20 साल से पुराने रिकॉर्ड यहाँ से हटा दिए गए हैं। सॉरी भाई, मगर अगर तुम्हें बहुत ज़रूरी है तो तू यहाँ पर काम करने वाले एक चाचा हैं, उनसे मिल ले, वो तेरी मदद कर सकें शायद। प्रशांत कहता है, वो मेरी मदद कैसे कर पाएंगे यार? तो उसका मित्र कहता है कि जो वो इरफान चाचा हैं वो सबसे पुराने हैं, यहाँ एक एक रिकॉर्ड उंगलियों पर याद रखते हैं, खासकर पुराने। मिल ले तू एक बार, बाकी तेरी मर्जी। प्रशांत कहता है, रुक जा यार, मैं आता हूँ वहीं। और वह महात्मा को पूरी बात बता के तहसील की ओर निकल जाता है। उसका मित्र उससे मिलता है और उसका मित्र उसे इरफान चाचा से मिलवाता है। इरफान चाचा कहते हैं, कहो भरखुरदार, कैसे आना हुआ? तो उसका मित्र कहता है, यह मेरा मित्र प्रशांत है चाचा, इसे कुछ जानकारी चाहिए, देख लीजिए आप क्या मदद कर सकते हैं इसकी। इरफान चाचा कहता है, बताओ बेटा। तो प्रशांत उसे 30 साल पहले की घटना और श्रीनाथ के बारे में पूछता है। तो इरफान चाचा कहते हैं, हाँ मुझे याद आ रहा है, तब मैं नौकरी में नया था, बहुत बड़ी घटना थी वो, पर बेटा ऐसे एक आदमी का नाम कैसे याद रह जाएगा? मगर वर्मा नाम का एक आदमी उसी क्षेत्र का यहीं तहसील से कोई 2 किलोमीटर दूर रहता है। उस घटना के बाद उसने गांव छोड़ दिया था। एक बार हमारे अधिकारी ने मुझे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराने उसके पास भेजा था, तभी गया था मैं,
बातों बातों में उस गांव का जिक्र हुआ था, यही जानकारी है मुझे बस। प्रशांत कहने लगा, आप मुझे उस घर तक ले जा सकते हैं चाचा? तो वह कहने लगा, इफरान, अरे ले जाना क्या, तहसील से बाईं ओर निकल जाओ और सीधे चले जाओ, पहला चौराहा जो आएगा उसी के मोड़ पर घर है। तो प्रशांत ने कहा कि ठीक है चाचा, और अपने मित्र का धन्यवाद दिया और उस ओर निकल गया। खोजते खोजते वह उस मकान पर पहुंच गया और देखा कि मकान पर वर्मा हाउस लिखा हुआ है। उसने घंटी बजाई तो एक नवयुवक ने दरवाजा खोला। वह नवयुवक कहने लगा, बताइए जी, आप कौन हैं? तो प्रशांत कहने लगा, जी वो वर्मा जी हैं। तो वह युवक बोला, हाँ जी बोलिए, मैं ही हूँ। तो वह युवक प्रशांत कहने लगा, अरे मेरा मतलब है आपके पिताजी से था। तो वह युवक बोला, ओ अच्छा बैठिए आप, मैं बुलाता हूँ उन्हें। प्रशांत चारों तरफ घर को देखते हुए सोफे पर बैठ गया। तभी वह युवक एक 65-70 साल के युवक को, जो व्हील चेयर पर बैठे हुए था, धक्का लगाते हुए लाया और कहता है, ये हैं बाबूजी जो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रशांत उठ खड़ा हुआ और वर्मा जी की तरफ हाथ जोड़कर नमस्ते कहते लगा। वर्मा जी भी सर उठाकर उसकी तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर सिकुड़न और चिंता की लकीरें तेज हो जाती हैं। उनकी सांसें उखड़ने लग जाती हैं और वे छटपटाने लगते हैं। प्रशांत कहते हैं, अरे वर्मा जी क्या हुआ, संभालो इन्हें, और दौड़कर इन्हें पकड़ता है। वर्मा जी प्रशांत को देखकर देखते देखते जो है बेहोश हो। वर्मा जी को कमरे में लिटाया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर इलाज कर रहा होता है कि वर्मा जी होश में आ जाते हैं और उनकी सांसें तेज तेज चलने लगती है। दरवाजे पर खड़ा प्रशांत दूर से ही बस उन्हें देख रहा होता है। वर्मा जी प्रशांत को देखकर उंगली उठाकर कहते हैं, राघव राघव। वर्मा जी का लड़का पूछता है, कौन है राघव पापा? और फिर वो इशारा करते हुए कहते हैं राघव, और दम तोड़ देते हैं। प्रशांत चौंककर उन्हें बस देखता रह जाता है। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि वो अब नहीं रहे और वर्मा जी का लड़का बिलक बिलक कर रोने लगता है। प्रशांत उसे संभालता है और डॉक्टर भी अपना जा चुका होता है। तो वर्मा जी का लड़का रोते हुए कहता है, ये राघव की वजह से बाबूजी जिंदगी भर परेशान रहे और अंत में भी बाबूजी उसी राघव की वजह से चले गए। प्रशांत कहता है, कौन है ये राघव? तब वर्मा जी का लड़का कहता है, पिताजी जब जवान थे तब शहर में ट्रक चलाते थे और उसी गांव के थे जो हर हफ्ते गांव आना जाना होता था। मैं और माँ यहीं शहर में रहते थे। पिताजी को एक दिन वहाँ के किसी श्रीनाथ नाम के आदमी ने राघव को मारने के लिए कहा था। पिताजी ने मना कर दिया क्योंकि पिताजी बताते थे कि राघव गांव की भलाई के लिए लगा रहता है और पिताजी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी राघव से। मगर उस श्रीनाथ ने मुझे और माँ को अगवा कर लिया। तब पिताजी पर दबाव बनाया कि राघव को मार दे। पिताजी को शहर में राघव को हमें बचाने के लिए दुर्घटना में मारना पड़ा। बाद में श्रीनाथ ने कहा, अगर पिताजी ने किसी को कुछ भी बताया तो वो पिताजी पर राघव के खून का इल्जाम लगाकर हमें भी मार देगा। गांव में राघव की दुर्घटना की खबर फैल गई थी और पिताजी ने गांव छोड़ दिया। पिताजी ने गांव तो छोड़ दिया मगर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। उन्होंने माँ को सब सच सच बता दिया। पिताजी अक्सर बीमार रहने लगे थे और उन्हें कभी भी हर आदमी में राघव दिखता था। फिर वे तड़प उठते थे। आखिरकार आज चले ही गए। प्रशांत कहने लगा, ओ अच्छा, शायद मुझे भी राघव ही समझ रहे होंगे। तो वर्मा जी का लड़का कहने लगा, ये वक्त ये पूछने का नहीं है, मगर क्या तुम जानते हो श्रीनाथ कहाँ रहता है? तो वर्मा जी का लड़का कहता है, मुझे नहीं मालूम, ऐसे घटिया आदमी का पता मैं जानना भी नहीं चाहता, पर पिताजी के पास उनका एक फ़ोन नंबर है क्योंकि वो पापा को कभी कभी फ़ोन करता था और पापा उसे हमेशा सुनाते थे। वो बस फ़ोन पर हंसता रहता था। बहुत दुष्ट आदमी है वो। प्रशांत कहने लगा, वह नंबर मुझे दे दो। तो वर्मा जी के बेटे ने उस प्रशांत को उसे नंबर दे दिया। प्रशांत नंबर सेव कर वहाँ से निकल गया
और अपने घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। महात्मा जी और चेले उसके पास आए। महात्मा जी पूछने लगे, कुछ पता चला प्रशांत का? तो प्रशांत कपड़े बदलते हुए पूरी बात सबको बता देता है। महात्मा जी कहते हैं, मतलब जिस राघव की मृत्यु ये औरत और गांव वाले अब तक दुर्घटना समझ रहे थे, उसकी हत्या हुई थी? प्रशांत कहता है, हाँ महात्मा जी, और जिसने ये हत्या की थी वो भी आज मर गया। महात्मा जी कहते हैं, बेटा वो तो दबाव में था अपनी बीवी बच्चों को बचाने में उसे, मगर ये श्रीनाथ ही इस सब की जड़ है। बीच में एक चेला बोला, तो क्या श्रीनाथ ही जमींदार का बेटा है? प्रशांत कहने लगा, लग तो यही रहा है, बाकी ये जल्द ही पता चल जाएगा, मगर मेरे साथ एक समस्या है कि उस औरत को राघव की हत्या की बात कैसे बताऊं? महात्मा जी कहने लगे, चिंता मत करो प्रशांत, यह बात हम उसे बताएंगे, उस औरत को। प्रशांत कहने लगा, जैसा आप चाहे महात्मा जी। और रात हो चुकी थी। 2 बजते ही सारे लोग छत पर पहुंच जाते हैं। औरत, मंगलू और वो बच्चा तीनों खड़े थे। मंगलू कहता है, क्या हुआ प्रशांत बाबू, कैसे चेहरा उतरा है? कुछ पता किए या बस ऐसे ही चले आए? महात्मा जी कहते हैं, जी सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मंगलू कहता, सुन लेंगे बाबा आपकी भी, पहले प्रशांत से तो बातें कर लें। महात्मा जी कहते हैं, उसी मामले में तो बात करनी है। वह औरत कहती है, अच्छा तो आप बोलिए पहले, हमको आपकी ही बातें सुननी है। महात्मा जी डरते डरते सब कुछ बता देते हैं। वह औरत बहुत तेज गुर्राती है, क्या राघव की हत्या हुई थी? ये क्या बोल रहे हो तुम प्रशांत, क्या ये सच है? प्रशांत कहता है कि ये बिल्कुल सच है। वह औरत चीखते हुए बोली, मैं श्रीनाथ को ऐसी मौत दूंगी कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। राघव, तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। प्रशांत कहने लगा, पता किया तुमने ये श्रीनाथ कहाँ मिलेगा? प्रशांत कहने लगा, मैं पता कर रहा हूँ। औरत कहने लगी, जल्दी करो, मैं अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती, और मंगलू और बच्चे सहित गायब हो जाती है। महात्मा जी कहने लगे, अब क्या करेंगे प्रशांत? प्रशांत कहता है, कल देखते हैं, फिलहाल थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। प्रशांत अगली सुबह उठा और तैयार होकर 10 बजे करीब जो श्रीनाथ का नंबर जो वर्मा जी के बेटे से मिला था उसे मिलाने लगा। फोन लग गया। प्रशांत बोला, हेलो। सामने वाला व्यक्ति भी बोला, जी बोलिए। प्रशांत कहने लगा, मुझे श्रीनाथ जी से बात करनी थी। वह व्यक्ति बोला, आप कौन बोल रहे हैं? प्रशांत कहने लगा, जी मुझे वर्मा जी ने नंबर दिया है, कुछ जरूरी काम था श्रीनाथ जी से। तो वह व्यक्ति कहना, आप घर पर आइए तब बात करते हैं। प्रशांत कहने लगा, जी आप मुझे पता दे दीजिए। तो उधर से वह व्यक्ति पता दे देता है और प्रशांत अपनी बाइक से वहां पहुंच जाता है। छोटा सा घर और दरवाजा आधा खुला हुआ था। प्रशांत दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है, आ जाओ अंदर। प्रशांत अंदर घुसता है तो एक अधेड़ आदमी बैठा हुआ था जो काफी कमजोर भी लग रहा था। प्रशांत कहता, आप ही श्रीनाथ हैं? तो वह व्यक्ति कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। बोलिए आप कैसे आना हुआ? तो प्रशांत कहता, आप ही जमींदार के बेटे हैं? तो वह व्यक्ति हंसता है। यह सुनकर कि अच्छा लगा, मैं जमींदार का बेटा जरूर हूँ, मगर वो नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। प्रशांत कहता, आपको कैसे पता कि मैं किसे खोज रहा हूँ? वह व्यक्ति कहता है, अरे जो काम मेरे भाई ने किए हैं उनकी सजा मैं ही पाता आया हूँ आज तक हमेशा। हम 2 भाई थे, श्रीनाथ और श्रीहरि। मैं श्रीहरि हूँ और मैं तुम्हें जान गया हूँ। तुम राघव हो ना? प्रशांत कहता, नहीं मैं तो प्रशांत हूँ। श्रीहरि कहता, अरे नहीं, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो। तुम पिछले जन्म में जो राघव थे, इस जन्म में प्रशांत हो। प्रशांत कहता है, ये क्या बकवास है? श्रीहरि कहता है, ये तुम्हारा चेहरा वही चेहरा है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। और गांव की एक पुरानी एल्बम उसे दिखाता है, उसमें जो राघव, श्रीनाथ, उस औरत और मंगलू आदि सब के फोटो हैं। प्रशांत एल्बम देखकर सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे सब समझ आने लगता है, वो राघव ही है और वो औरत उसकी पत्नी और बच्चा भी उसका था।
इसलिए वो सिर्फ उससे मदद मांग रही थी, क्योंकि यह उसका पुनर्जन्म जरूर था, पर उसकी शकल राघव की ही थी। वो कह भी रही थी कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। गांव गांव के खुशहाल लोग, उसकी शादी, बच्चा, जमींदार का बेटा और अपनी दुर्घटना। तभी उसे याद आया कि जमींदार का तो एक ही बेटा था। वो भी पीछे मुड़ा और बोला, पर जमींदार का तो, पर उसके सर पर जोरदार वाला वार होता है। वह सर पकड़कर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है वो कुर्सी पर बंधा हुआ है और सामने वही अधेड़ व्यक्ति बैठ के सिगरेट पी रहा है और काफी ठीक लग रहा था। प्रशांत कहता है, धोखा दे दिया फिर से मुझे श्रीनाथ। श्रीनाथ कहने लगा, क्या करूं प्रशांत? ओ सॉरी राघव, मैं ऐसा ही हूं। प्रशांत कहता, तू बचेगा नहीं मुझसे। श्रीनाथ कहता है, और तू हर बार मेरे हाथों मरेगा। कुदरत का खेल देख, तो खुद सब कुछ जानकर यहाँ मरने आ गया। मैंने तुझे तहसील से निकलते देख लिया था। तुझे देखकर मैं तो डर ही गया था कि राघव कैसे जिंदा हो गया। तेरा पीछा किया तो वर्मा के घर जाते देखा। मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ गड़बड़ है, और तूने जब मुझे कॉल किया तो मैं समझ गया कि ये इत्तेफाक मुझे फिर से मिटाना है। और देख, तू मेरी गिरफ्त में है फिर से। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गायब हो गया, क्योंकि मैंने इस मकान में तेरा सारा इंतजाम कर दिया है। श्रीनाथ प्रशांत के सर पर बंदूक सटा देता है और कहता है, पिछली बार तेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछ पाया था, इस बार भी नहीं पूछूंगा, और जोर से हंसने लगा। प्रशांत कहता है, अगर मैं लौटा हूं श्रीनाथ तो कुछ तो इंसाफ करूंगा ही। ऐसे ही मरना होता तो ये जन्मों के अंतर पार करके यहाँ तक नहीं आता। मैं तो बस तुझे देखने आया था कि तू ही जमींदार का बेटा है या नहीं, मगर वो एल्बम दिखाकर तूने मेरा मकसद याद दिला दिया। अब तक तुझसे मेरा कुछ लेना देना नहीं था, पर अब ये प्रतिशोध मेरा है और मैं देख इसे कैसे पूरा करता हूँ। नाथ जैसे ही प्रशांत को मारने की कोशिश करता है, प्रशांत अपने हाथ खोल चुका होता है और उसके मुंह पर एक घूसा जड़ देता है। श्रीनाथ जमीन पर गिरता है। प्रशांत उस पर टूट पड़ता है। प्रशांत हर मायने में श्रीनाथ पर भारी था और जल्दी उठा पटक के बाद श्रीनाथ को बेहाल कर देता है और उसे बांध देता है। फिर महात्मा को फोन मिलाता है और महात्मा कहते हैं उधर से हेलो। तो प्रशांत महात्मा जी से श्रीनाथ के कहता है कि मेरे कब्जे में है और यही जमींदार का बेटा भी है। महात्मा जी कहते हैं, अच्छा तुम पता बताओ, हम सब वहीं आते हैं। प्रशांत कहता है, लिखिए पता, और लिखवाता है और कहता है, महात्मा जी इसने सब कबूल किया है और आपको एक रहस्य माधव का भी बताना है। महात्मा जी कहता, हम जल्दी से आ रहे हैं बेटा। प्रशांत फोन रख देता है और श्रीनाथ से बोलता है। प्रशांत कहता है, तूने क्या सोचा था तू सबको मारकर जीत जाएगा? देख, नियति देरी जरूर करती है पर सबका इंसाफ करती है। श्रीनाथ, तू यहाँ से मुझे नहीं ले जा सकता, श्रीनाथ कहने लगता है, क्योंकि यह जगह शहर से बहुत दूर है। तू अकेला है और मैं चल नहीं सकता। और वह हंसने लगता है, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा, और आधे घंटे में अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे लोग तुझे खोज लेंगे। आधा घंटा तुझे सजा देने के लिए काफी है श्रीनाथ, उसी औरत की आवाज गूंजती है। प्रशांत सकपका सा गया और खड़ा हो गया। वो औरत, बच्चा और मंगलू और सभी गांव वाली आत्माएं वहां प्रकट हो जाती हैं। औरत कहती है, तुम यहीं मरोगे श्रीनाथ? और श्रीनाथ कहता, हो तो तुम सब अब तक भटक रहे हो, और ये राघव की पत्नी आखिर मुझे खोज ही ली। अब अगर तुमने मुझे मारा तब भी प्रशांत ही फंसेगा, क्योंकि मेरे फोन में लास्ट नंबर इसी का है। वह औरत कहने लगी, अरे प्रशांत तो यहाँ से जा चुका होगा, तेरी मौत तो दुर्घटना होगी। प्रशांत कहता, नहीं, देखो देखो रानी, इसे मैं मारूंगा। औरत कहती है, उसका नाम रानी है। आश्चर्य से प्रशांत की ओर देखती है। प्रशांत कहता, हाँ रानी, मुझे सब याद आ गया है, और बच्चे के सर पर हाथ फिराता है। रानी कहती है, नहीं राघव, तुम इसे नहीं मारोगे, इसका हम सब ने 30 साल इंतजार किया है।
प्रशांत कहता और मैं, मुझे भी तो इसी ने मरवाया था, मैं ही मारूंगा इसे। तो रानी कहती है, प्रशांत के सर पर फूंक मारती है और प्रशांत जो मूर्छित हो जाता है। प्रशांत रानी कहती है, टूट पड़ो इस पर, मगर ध्यान रहे जान से ना मर पाए। सारी आत्माएं उसे पटक पटक के मारती हैं और उसे अधमरा कर देती हैं। रानी दरवाजा बंद करो, रानी कहती है, और इस घर का को जो इसे जला दो, इस घर को, इसको वही सजा दो जो इसने हमारे साथ किया था। श्रीनाथ चिल्लाता रहता है कि मुझे माफ कर दो और हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन उसे कुर्सी से बांधकर मकान को जला दिया जाता है। श्रीनाथ की चीखें जो चित्कार में बदल जाती हैं और जिंदा ही जल जाता है। प्रशांत की आंखें खुलती हैं तो वह अपने बिस्तर पर और महात्मा और चेले उसे घेरे खड़े हुए हैं। प्रशांत कहता है, मैं यहाँ कैसे, कब आया? तो महात्मा जी कहते हैं, तुम पिछले 4 घंटे से सो रहे हो। जब तुमने हमें लिखवाया था तब शायद वो आत्मा भी वहाँ मौजूद रही होंगी। हम लोग चाहकर भी घर से नहीं निकल सके, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। फोन भी बहुत मिलाया पर तुम्हारा मिला नहीं। सब हैरान परेशान। मैं अंदर आया तो तुम्हें यहाँ सोते पाया तो मैं डर ही गया, लेकिन कुछ कुछ माया समझ भी गया। अब तुम बताओ क्या हुआ? प्रशांत कहता, महात्मा जी को सारी कहानी अपने बेहोश होने तक की बता देता है कि क्या क्या हुआ था, उसने वहां से कैसे उसे बेहोश कर दिया गया, उसके बाद उसे कुछ नहीं पता है। प्रशांत जब सारी घटना महात्मा जी को बताता है तो महात्मा जी को उसके ही राघव होने की बात पता चलती है। महात्मा जी कहते हैं, राघव, ये तो जन्म जन्मांतर का बदला था प्रशांत, जिसके लिए तुम्हें यहाँ आना ही था। प्रशांत कहता, बदला था मतलब क्या हुआ? श्रीनाथ का वो मर गया क्या? महात्मा जी कहते हैं, जिस हिसाब से तुम यहाँ अचानक मुझे बिस्तर पर मूर्छित मिले हो, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि श्रीनाथ को उसकी करनी का फल मिल गया होगा और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पहुँचाया गया होगा। प्रशांत कहता है, पर महाराज, उसे तो सजा मैं दूंगा, इसलिए तो मेरा फिर से पुनर्जन्म हुआ है। महात्मा जी कहते हैं, अपने दिमाग से अपने जन्म की परिभाषा मत तय करो प्रशांत, सब कुछ नियत होता है, बाकी रानी ही तुम्हें समझा पाएगी ठीक से। प्रशांत शांत बैठ जाता है और इसी बीच रीता का फोन आता है। रीता कहती है, कहाँ हो आप? 1 हफ्ता होने को आया, आपकी पूजा पाठ या जो भी है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? प्रशांत कहता, हो गया भाई, सब हो गया, कल मिलता हूँ तुमसे और सृष्टि से। रीता कहती है, कल पक्का आना ना, सृष्टि भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। तो प्रशांत कहता, अरे बिल्कुल, कल मैं जरूर आऊँगा, अपनी बेटी के पास पक्का आऊँगा, और फोन रख देता है और मकान की छत पर आ जाता है। मकान की छत पर चारों तरफ घूम घूम के देखता है। उसे नए नए महंगे महंगे आलीशान मकानों की जगह 30 साल पुराना अपना गांव याद आ जाता है और वह देखने लगता है कि लोग दिखाई देते हैं कैसे गांव में रहते थे और 30 साल पहले की बातें वह याद करने लगता है। जो कि रानी थी, रानी उससे कह रही है, क्या कर रहे हो आप? क्योंकि राघव को अपनी याद आने लगती है। तो राघव उससे कहता है, बस यूं ही छत पर आया था, सोचा इतना सामान बेकार था जो छत पर इकट्ठा हो गया है, इसको एक तरफ खिसका दूं, और भारी भारी सामान एक तरफ सरकाने लगा। रानी कहने लगी, मैं भी मदद करती हूँ। तो राघव कहने लगा, अरे आप तो गांव की प्रधान हैं, आपसे थोड़ी ना काम करवाऊंगा, और मुस्कुरा देता है। रानी भी खिलखिलाते हुए कहती है, आप भी ना। और राघव कहता है कि छोटू कहाँ है? तो रानी कहती है, वह नीचे खेल रहा है। राघव झांक कर देखता है तो गोल गोल घूमकर छोटू खेल रहा था। उसको साथ रखा करो रानी, ले आओ ऊपर, राघव बोलता है, और तो रानी उसे गोद में ले आती है। राघव दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों मेरी जान हो। अरे हाँ। फिर कहता है, मैं तो बातों बातों में भूल गया, मुझे कल शहर जाना है, कल मैं जल्दी निकलूंगा। रानी कहती है, क्या काम है वहाँ? तो राघव कहता है, गांव वालों का कुछ सामान लाना है और खेती से जुड़े हुए सामान का पता करना है।
दोपहर तक आ जाऊंगा, ठीक है ना? तो रानी कहती है ठीक है। प्रशांत अपने पिछले जन्म की बातों को याद कर रहा था। अचानक ही उसे अपनी दुर्घटना याद आती है और वह बस डर के रह जाता है। डर के रह जाता है और सोच के बाहर आता है, चारों तरफ देखता है तो प्रशांत की आंखें भीगी हुई थी और पीछे सच में रानी खड़ी थी। रानी कहती है, क्या हुआ राघव? तो प्रशांत उसे उस दिन जो शहर गया था और फिर कभी नहीं लौटा ना, तो वह बात बताता है। तो रानी कहती है, हाँ, उस दिन तुम्हारी मौत की खबर आई थी, फिर बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, पूरा गांव सदमे में था, फिर यह हादसा हो गया। प्रशांत कहता है, अगर सब कुछ ठीक होता तो आज मेरा छोटू मेरी उम्र का होता और हम बूढ़े हो गए होते। तो रानी कहती है, सब ठीक तो है, तुम वही हो, मेरी जगह रीता है और छोटू की जगह सृष्टि, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। शांत कहता है, इतने साल क्या सिर्फ मेरा इंतजार किया तुम लोगों ने? तो रानी कहती है, हमें तो पता था कि हमें क्यों और किसने मारा है, मगर तुम जन्म लेकर सब भूल चुके थे। तुम्हें भी तो तुम्हारा अतीत और ये साजिश पता चले। तुम्हारी मौत की असलियत हमें मारते वक्त पूर्व प्रधान ने बता दी थी, इसलिए तुम्हारे यहाँ आने तक श्रीनाथ को जिंदा छोड़ रखा था। प्रशांत कहता है, और वो जो तुम कह रही थी कि हर आत्मा का एक दायरा होता है वो? तो रानी कहती है, आत्मा का कोई दायरा नहीं होता, वो तो बस तुम्हें श्रीनाथ तक पहुंचाने के लिए बोला था, ताकि तुम्हें अपने पिछले जन्म की सच्चाई खुद ही वह बताए। तुम्हारे हाथ तो कमलू ने खोले थे, हम तो हर पल तुम्हारे साथ थे। प्रशांत गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा, तो अब सारा काम हो गया या कुछ और बाकी है? रानी कहती है, नहीं, हम सबका तो हो गया, बस अब जाना बाकी है, फिर किसी और जन्म में मिलेंगे राघव। तभी महात्मा जी छत पर आते हैं। तो रानी कहती है, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ राघव के साथ बने रहे। तो महात्मा जी कहते हैं, रानी तुम्हारी शक्तियों की सच्चाई तो मैंने पहले ही महसूस कर ली थी, तभी तो मैंने जग्गू को रोका था, खैर वो होना भी जरूरी था। प्रशांत कहने लगा, हाँ रानी, पर तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। महात्मा और रानी जोर से हंसने लगे। प्रशांत कहने लगा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो आप दोनों? तो महात्मा जी कहते हैं, जो उस रात तुमने और मेरे चेलों ने देखा था वह बस एक छलावा था, ताकि तुम और मेरे चेले बेहतर तरीके से काम करें। प्रशांत कहने लगा, फिर जग्गू कहाँ है? तो रानी कहने लगी, वो सुरक्षित अपने गांव में है, जल्दी मिल लेना तुम उससे। प्रशांत कहता है, महाराज आपको भी ये पता था? तो महात्मा जी कहने लगे, मैं तो यह जानता था पर बता नहीं सकता था, हर बात के कुछ नियम होते हैं। रानी कहने लगी, महात्मा जी वैसे तो हम सब यहाँ से चले ही जाएंगे हमेशा के लिए, पर आप एक हवन हमारे लिए कर दीजिएगा, जिससे जो भी रह जाए वो भी मुक्त हो जाए। महात्मा जी कहते हैं, कल ही कर देता हूँ। और रानी कहती है, चलती हूँ राघव, खुश रहना। रीता से इस सब का जिक्र मत करना, डर जाएगी या विश्वास नहीं करेगी, आराम से खुश रहो। और हाँ, एक बात याद रखना कि मकान किसी का भी हो यहाँ पर ये जमीन तो हमारी रहेगी हमेशा। और रानी धूमिल सी हो छोटू और कमलू को साथ लेकर आसमान में हौले से हौले गायब होने लगी। प्रशांत मायूस खड़ा रह गया। उस रात सब आराम से सोए। सुबह प्रशांत रीता और सृष्टि को घर ले आया और हवन की तैयारियां हो रही थी। प्रशांत अखबार में यह खबर पढ़ता है कि घर में बिजली से लगी आग और श्रीनाथ नाम का व्यक्ति जल के मरा। दोस्तों, यह सारी कहानी काल्पनिक है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।